Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस CGL 2020 के बाद हम लोग CHSL 2020 की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ से ये पहला पेपर होगा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मन से पढ़िएगा, अच्छे से वीडियो को एनालिसिस करिएगा। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो उसे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं अच्छे से बताऊँगा। बट आप अच्छे से पढ़िएगा और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूं आप सबके पीछे। इसका रिजल्ट आप दे ही चुके हैं और दे भी रहे हैं, क्योंकि आप पेपर जब अटेम्प्ट करके आ रहे हैं सीजीएल का तो आप बता रहे हैं कि सर काफ़ी मदद मिल रही है आपके तरीके से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाए, कैसे क्वेश्चन को देखा जाए, उन सब तरीक़ों से काफ़ी मदद मिल रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ CHSL 2020 की। और ये सीरीज़ में CHSL का जो पेपर होने वाला है मई में, उससे पहले मैं एंड कर दूँगा, इसे सारे पेपर करा दूँगा। इसमें शायद 36 पेपर हैं, 36 सेट्स हैं और ये मैं 1 बाय 1 सारे करा दूंगा। तो आपको क्या काम है, आप ऐसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको कुछ नोट करना है तो। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो फिर आप फास्ट फॉरवर्ड में यानी तेज़ स्पीड में बढ़ाकर आप देखते रहिएगा। नोट डाउन करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो हमें रिवीजन करना होता है, और रिवीजन हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हमारे की पॉइंट्स नोट होते हैं। इसलिए हमेशा हर एक टॉपर बोलता है कि आप की पॉइंट्स ज़रूर नोट करिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, की पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आप उन्हें रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। तो आज हम लोग जो पेपर स्टार्ट करेंगे डिस्कस करने के लिए, ये CHSL 2020 का है। जो आपको पता है ये पेपर हुआ था 2021 में। पेपर तो CHSL 2020 का है, बट ये एग्ज़ाम तो 2020 का था, बट ये पेपर जो हुए थे वो 2021 में हुए थे। 4 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ था, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 to 4 PM में, यानी थर्ड शिफ्ट में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन आज। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है ये लिखा है 4/8/2021 3 to 4 PM। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमें फाइंड करना है इस सीरीज़ का। ये कह रहा है हमें फाइंड करना है एक्टिव से पैसिव। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है एक्टिव से पैसिव। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसका पैसिव फॉर्म हमें बताना है। बताइए भाई क्या होगा। लिखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट। पुल्ड आउट का मतलब होता है किसी को कहीं से खींच कर निकालना, पुल्ड आउट करना है ना। पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम दी बर्निंग बस। अब बर्निंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज की गई है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पर ये। बस कैसी, जलती हुई बस से। तो एट द लास्ट मोमेंट ये अगर बात की जाए तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आपको पता है एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है, उसे हम एज इट इज रखते हैं। जो चेंज होता है हमारा एक्टिव पैसिव में वो मेन सेंटेंस का होता है, यहाँ से अ फायरमैन। ठीक है, अब हमें पता है अ फायरमैन सब्जेक्ट हो गया, पुल्ड आउट मेन वर्ब हो गई, पुल्ड आउट होम मनोहर ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमें ये बात पता होती है कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, ये बात पता है। अब दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए एक्टिव पैसिव करते समय कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है। तो हमें पता चलता है पुल्ड आउट से। पुल्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है, और हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस के लिए वो होती है वॉज या वर। आपको ये भी बात पता है अच्छे से। आपको पता है वॉज जो यूज की जाती है वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर वर यूज की जाती है पैसिव। और इसके साथ वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हमने क्लास में कई बार अपने बार बताया है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज की जाए तो ये पैसिव सेंटेंस बना देती है। तो अब सब कुछ समझ में आ गया है। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। देखिए हमने बता दिया कि पुल्ड आउट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगी। यहाँ पर हैड बीन है, एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस, है ना। एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज पुलिंग, इन्होंने पास्ट कंटिन्यूस बना दिया, गलत हो गया। एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन वाज पुल्ड, इन्होंने इसका पैसिव बना दिया जो कि गलत हो गया। एट द लास्ट मोमेंट मनोहर, देखिए यहाँ पर मनोहर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर मनोहर सब्जेक्ट हो जाएगा, बात सही है। और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी बात सही है। तो एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वॉज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय अ फायरमैन। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है एरर। अगर कोई एरर आपको दिख रही है तो बताइए, अदरवाइज नो एरर। नो एरर का खैर कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो एरर तो आपको फाइंड करना ही करना है। आई वुड हैव डाइड, सेंटेंस कह रहा है आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे। अगर उस दिन मेरा घाव उसने ड्रेस ना किया होता, मरहम पट्टी ना की होती, तो मैं मर गया होता, इस टाइप से सेंटेंस कह रहा है। तो ये सेंटेंस आपको पता है ना कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मार्केट में इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
कोई आपको रटाने की कोशिश कर रहा है, मैं कह दूंगा क्यों, क्योंकि लोग पढ़ाते हैं इसे 0 कंडीशन, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4th कंडीशन, पता नहीं कैसी कैसी कंडीशन बताते हैं, फिर वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैं उन लोगों में से हूँ जो 3 टाइप से कंडीशन को पढ़ाते हैं। एक तो हमारा ओपन कंडीशन, दूसरी सेमी क्लोज कंडीशन और तीसरी क्लोज्ड कंडीशन। ये जो सेंटेंस है ये क्लोज्ड कंडीशन का सेंटेंस है। क्लोज्ड कंडीशन का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हो गया होता है। ये पास्ट की बात करता है। देखिए आपको पता है ना, वुड के साथ हैव लगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये यही शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात हो गई है। तो अब हमें पता है ये हमारी रिजल्टेंट क्लॉज है। कौन सी? आई वुड हैव डाइड। रिजल्ट ये होता इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुड, अगर वो ड्रेस ना करता मेरा ऊन तब, उस दिन, दैट डे आपको पता है ना, पास्ट की बात करता है, दैट डे उस दिन की बात करता है। अब ये यानी कंडीशनल जो सेंटेंस है ये हमारा क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस है। क्लोज कंडीशनल सेंटेंस की यही बात होती है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ इफ सब्जेक्ट और प्लस हैड लगाओ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसके बाद जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी यानी जो रिजल्टेंट क्लॉज जिसे आप बोलते हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वुड, कुड, शुड कुछ भी लगा सकते हो, और उसके साथ हैव लगाओगे और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये पॉइंट होता है। अगर आपने अच्छे से नोट किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो समझिएगा। तो यहाँ पर जो एरर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा है आई वुड हैव डाइड। अब अच्छा, ये कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं आप में से कि सर ये हमारी रिजल्टेंट क्लॉज है और इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, तो क्यों ना हम कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट को बदलें। हाँ, हम बदल सकते हैं, बट इस सिचुएशन में हम नहीं बदल पाएंगे। आपको हर एक चीज़ देखनी है बारीकी से। एग्जामिनर आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, ये समझिएगा। तो यहाँ पर वैसे तो जनरली यही रूल होता है कि अगर 2 पार्ट में एरर है तो अगर सेकंड वाले पार्ट में एरर करने से सही सब कुछ हो जा रहा है तो आप सेकंड वाले को प्रेफर करिए। यानी इस पार्ट में भी एरर है और इस पार्ट में भी एरर है, तो अगर आप सेकंड पार्ट में एरर करने से यानी सही करने से सब कुछ सही हो जा रहा है तो हमेशा आप सेकंड पार्ट को प्रेफर करिए। बट ये हमेशा नहीं होगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट डे लगा है, इसका मतलब ये पास्ट के बीते हुए एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी क्लोज कंडीशन है। तो रिजल्टेंट क्लॉज हमारी बिल्कुल सही है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज गलत हो जाएगी। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज गलत हो जाएगी तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या, इफ़ ही, है ना, इफ़ ही हैड, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था इफ़ ही हैड नॉट ड्रेस्ड, है ना, इफ़ ही हैड नॉट ड्रेस्ड। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इफ़ ही तो रहेगा, डिड नॉट ड्रेस की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड नॉट ड्रेस्ड, हैड नॉट ड्रेस्ड, DRESSED। क्यों ड्रेस्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट के ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इमेजिनेटिव है, याद रखिएगा। अच्छा, कोई हमसे ये भी पूछे कि ये सर हम ऐसा क्यों करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव मूड की वर्ब होती हैं। अब सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, ये बड़ा ही लंबा टॉपिक है, क्लास में पढ़ाता रहता हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लासेस आलमबाग लखनऊ में चल रही हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये सब्जेक्टिव मूड की वर्ब होती हैं जो किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं जो हाइपोथेटिकल हो, अनरियलिस्टिक हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इसे, आगे कोई और क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो किस में होगी, सेकंड पार्ट में। इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस की जगह पर क्या होना चाहिए, इफ़ ही हैड नॉट ड्रेस्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड करना है सेंटेंस पैराजम्बल्ड। हमने बहुत अच्छे तरीके सीजीएल में बताए हैं। सीजीएल का जब हम सीरीज चल आ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं या कुछ मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो पहली बार जो देख रहे थे मेरा वीडियो, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे जम्बल करें, बट 1-2 बार वीडियो देखा उन्होंने, 2-3 वीडियो लगातार देखा, फिर उनको समझ में आएगा तो काफ़ी तेज़ी से वो भी लोग करने लगे हैं। आप यकीन मानिए, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं। तो मैं करना क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट आपको फाइंड करना होता है जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो। स्टैंड अलोन सेंटेंस कहने मतलब है वो जिस सेंटेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका जिक्र कहीं और नहीं किया गया हो, वही सेंटेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट हो। कैसे पता चलेगा हमारा कोई पार्ट इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के लिए जनरली जो होता है वो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट किया जाता है। प्रॉपर नाउन में कोई भी हो, किसी नाम का, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। या किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ी धीरे धीरे बताते भी रहेंगे चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, लिखा है चीथाज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कैट्स। बात सही है। नोन स्पेशली फॉर देयर स्पीड, स्पेशली खासकर उनकी स्पीड के लिए जाने जाते हैं।
फिर बात पढ़ते हैं बी, देयर फेसेस टू आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रोमिनेंट ब्लैक लाइन्स that curve from the inner corner of each eye to the outer corners of the mouth like a well-worn trail of inky tears. अच्छा, cheetahs are covered almost entirely with small black spots on a background of pale yellow and have a white underbelly. ये बिल्कुल बात सही है. They have a long slender body measuring 1.2 meters, लगभग 4 फीट, विद अ लॉन्ग टेल 65-85 सेंटीमीटर, लगभग 2 से 3 फीट, दैट जनरली एंड्स इन अ वाइट टफ. ये बात सुनते हैं. तो देखते हैं किससे स्टार्ट करेंगे. दे से नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी डी से नहीं स्टार्ट करेंगे, कि प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट करेंगे, कि सबसे पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी जगह पर प्रोनाउन आता है, तो दे से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे. डी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा. तो अब देख लेते हैं, डी से तो नहीं कर पाएंगे, सी से कर पाएंगे क्या. चेताज आर कवर्ड ऑलमोस्ट इंटायरली विथ स्मॉल, देखते हैं सी से हो सकता है. बट आगे बी से दियर फेसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं यूज कर पाएंगे, मतलब स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इससे. बाकी अब देखते हैं सी से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, चीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कैट्स नोन स्पेशली फॉर देयर स्पीड. ये इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी ए से स्टार्ट होगा. अब ए से स्टार्ट होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए बी डी सी. ए बी डी सी एक ही ऑप्शन है. अगर हमें कुछ और देखना ही नहीं है, आंसर मार देना है. ए बी हमारा गलत हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी और राइट आंसर. आगे देख लेते हैं क्या ये सही है. ए से स्टार्ट करेंगे. चीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कैट्स नोन स्पेशली बाय देयर स्पीड. इसके बाद अगर आएगा बी, देयर फेसेस टू आर डिस्टिंग्विश्ड. Cheetahs are covered almost entirely with small black spots on a background of pale yellow and have a white underbelly. इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, ए सी बी डी. एक ऑप्शन ये भी हो सकता था. देखो डी तो लास्ट कर सकता था. ये कई तरीके से हो सकता है. मतलब यहाँ पर चलिए कोई ऑप्शन हमारे पास बाकी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमें आंसर तो देना ही देना है. तो हमारे पास ऑप्शन 3 होगा. अदरवाइज़ एक ऑप्शन इसका ए सी से भी हो सकता था. ए के बाद हम सी लगा सकते थे. चलिए कोई नहीं, आगे जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है. तो ए बी डी सी, ये अगर ये सही ऑप्शन दिए गए हैं तो ए बी डी सी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा. आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है नो वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, नहीं सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है. यहाँ पर लिखा है द रूफ इज़ बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स. हैं, ये कैसे सेंटेंस है. द रूफ इज़ बीइंग हेल्ड अप, रूफ को हेल्ड कराया जा रहा है, उस पर रखा जा रहा है. ओवर 2 स्टोन पिलर्स, 2 स्टोन पिलर्स पर. वॉज हेल्ड ओवर, नहीं भाई. इज़ हेल्ड अप, नो सब्सटीट्यूशन. इज़ बीइंग हेल्ड तो नहीं, मतलब कॉन्टीन्यूस फॉर्म में कैसे रखेंगे. इज़ होल्ड अप, ये तो हो ही नहीं सकता है. इस सेंटेंस में थोड़ा तो मुझे डाउट है, नहीं समझ में आया. चलिए ड्रॉप करिए, आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस देखना है. माय फ्रेंड्स से दैट, अब देखिए से आ गया, से दैट, और ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट टेंस है. से दैट मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ. जैसे आपको पता है ना, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड क्लॉज होती है. दैट के बाद जो होती है वो रिपोर्टेड क्लॉज होती है, और सॉरी रिपोर्टेड स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, रिपोर्टेड सेंटेंस जिसे बोलते हैं, या रिपोर्टेड स्टेटमेंट या रिपोर्टेड स्पीच जिसे बोलते हैं आप. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो हमारा टाइम नहीं बदलता है. टाइम नहीं बदलेगा तो फिर हमारा टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि जो टाइम होता है वही टेंस होता है. टाइम के अकॉर्डिंग तो वर्ब चेंज करते हैं आप ना. जैसे हमारा पास्ट टाइम तो वर्ब सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट टाइम तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही. तो से जब होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका टाइम नहीं चेंज होता है, समझिएगा. तो अब समझिए, यहाँ पर से लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब माय फ्रेंड्स से. मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव एंड सोशल मीडिया नाउ, बिल्कुल सही है. नाउ यहाँ भी नाउ सही है, क्योंकि नाउ का अगर मैं देन कर दूंगा तो टाइम चेंज कर देंगे, टाइम चेंज नहीं होगा, ये बात पता है आपको. तो ये जो ऑप्शन लिखा था मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, देन गलत हो जाएगा. माई फ्रेंड्स सेड गलत हो जाएगा, आर सेइंग गलत हो जाएगा. माई फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपल वर भी गलत हो जाएगा. यानी कोई ऑप्शन है ही नहीं. कितना आसान तरीके से आप कर सकते हो, कि बहुत ही आसान पेपर है, टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाउंड ऑफ कंपनी, जिसे कंपनी में रहना पसंद करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्रेगेरियस बोलते हैं। मिलनसार आदमी जो बोलते हैं ना, बहुत ही मिलनसार है, घुल मिल के रहता है, उसे बोलते हैं ग्रेगेरियस, है ना। ग्रेगेरियस अच्छी भी होते हैं। सोशिएबल जैसे बोलते हो आप, सोशिएबल, तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज़ जो फाउंड ऑफ कंपनी हो, जिसे कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, सभी को मिलजुल कर रहता है, सभी के साथ रहता है, उसे ग्रेगेरियस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चेयरफुल बहुत ही आनंदमय तरीके से रहता है, अमिएबल बहुत ही सौहार्द तरीके से, ग्रेसियस बहुत ही मतलब शानदार तरीके से। तो ये सब मीनिंग है, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताना है फाउंड ऑफ कंपनी, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है हमें एरर, अगेन एरर है। एट दिस वर्कशॉप, एट दी वर्कशॉप बिल्कुल सही है, एट वर्क प्लेस हो गया, एट दी वर्कशॉप, है ना। एट दी वर्कशॉप क्या हो रहा है, एट दी वर्कशॉप, वर्कशॉप पे दे वर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता था। किसको पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था, एट दी वर्कशॉप दे वर टॉट, दे सब्जेक्ट है, वर्क सही है, वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म सही है, बिल्कुल सही। दे वर टॉट हाउ टू, कैसे पढ़ाया जाता था, दे उन्हें बताया जाता था, सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था, हाउ टू नेल, नेल यहाँ पर कई मीनिंग है। अब नेल के मीनिंग कई हैं, सबसे पहले समझ लीजिए आप। नेल के मीनिंग आपको पता है, एक तो नेल, आपकी नेल जो होती है, नेल पॉलिश जिसे बोलते हो, नेल, वो नेल नाखून जैसे समझ गए होगे, है ना, तो वो होता है नेल। दूसरा यहाँ पर नेल का मतलब है कील, नेल का मतलब यहाँ पर क्या है, कील। अब देखिए नेल यहाँ पर कील है तो नाउन होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो दो तरीके, नाउन है तो नाखून भी हो सकता है, कील भी हो सकता है। वर्ब हो जाएगा तो कील ठोंकना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है, हाउ टू, टू के साथ क्योंकि इन्फिनिटिव यूज की गई है ना, 2+V1, तो नेल यहाँ पर वर्ब है। तो उन्हें सिखाया जाता है काम पर, वर्क एट द वर्कशॉप, दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीसेज ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज़, यानी जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें कैसे ठोक के एक साथ बनाया जाए और कैसे टॉयज़ बनाया जाए, ये उन्हें सिखाया जाता था वर्कशॉप पर। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई सेंटेंस में एरर है, बिल्कुल एरर फ्री सेंटेंस है, सब कुछ सही है। दे सब्जेक्ट सही है, वर्क सही है, वर्क के साथ टॉट सही है, हाउ टू यानी कैसे, नेल मीन्स सही है, पीसेस बिल्कुल सही है, फूड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज़ बिल्कुल भी सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर है। तो नेल की मीनिंग ज़रा समझ लेते हैं। अब नेल के कई मीनिंग हैं, नेल के कई मीनिंग है, समझिएगा, सुनते रहिएगा। एक तो नेल का मीनिंग होता है टू फासन समथिंग विथ नेल्स, है ना, कील के माध्यम से किसी चीज़ को मजबूत करना, रोकना, ठोंक ठोंक के लगा देना, इकट्ठा कर लेना, उसे बोलते हैं। टू कैच समबडी, उसी को भी नेल करते हैं ना, वैसे नहीं, ट्राई टू नेल हिम, उसे पकड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू नेल हिम, या पुलिस बोलते हैं ना, पुलिस ने उसे नेल कर दिया, नेल डाउन, है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप से होता है नेल की मीनिंग। एक नेल का ईडियम भी होता है, नेल समबडी डाउन। नेल समबडी डाउन का मतलब होता है कि किसी को ऐसा कुछ करना कि वो आपको सच सही डिटेल में बता दे, उसे बोलते हैं ना नेल समबडी डाउन। टू मेक समवन गिव यू एग्जैक्ट डिटेल, टू मेक समवन गिव यू एग्जैक्ट डिटेल्स, उसे बोलते हैं नेल समबडी डाउन। देखो कई मीनिंग बता दिया है, सबको समझ में आया होगा। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमारे अगेन पैराजम्बल सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। लिखा है ही, अब ही से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे ही से, क्योंकि ये प्रोनाउन है। देख लीजिए, अगर आपको स्टार्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, अगर इसका नाउन नहीं है तो तुम स्टार्ट करेंगे, बट इसका नाउन है तो सबसे पहले वही आएगा। तो ए, इसके बाद बी लिखा है ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन, आ यंग मैन का ही आया है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करेगा बी से। तो ए से ख़त्म, डी से ख़त्म, हमारे पास बी के दो ऑप्शन हैं, एक बी ए और दूसरा बी डी। अब लिखा है ऑन माई सेकेंड विजिट, दूसरी बार विजिट मैंने किया वेस्ट अफ्रीका में। आई मेट अ यंग मैन, आ यंग मैन देखो दे रखा है ना, एक मैंने यू आदमी से मिला, ऑन बोर्ड एंड बोर्ड द शिप, ठीक है, जब शिप बोर्ड कर रहा था उस समय। तो ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद ए आएगा। ही कन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग, ही कन्फेस्ड, उन्हें स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, आपने कोई कुछ पूछा होगा तभी तो उसने कहा होगा, कन्फेस करना स्वीकार करना होता है। तो इसका मतलब बी के बाद ए तो नहीं आएगा, बी के बाद ए तो नहीं आ सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब बी के बाद डी लिखा है ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप, यस, वो जो आदमी है वो कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब इन अ बनाना प्लांटेशन, ठीक है, बनाना प्लांटेशन में वो जॉब करने जा रहा था,
जो यंग आदमी मिला उन भाई साहब को। तो अब क्या होगा, बी के बाद डी होगा, और बी के बाद डी किस में है, पेयरिंग करना है, तुरंत आंसर मारना है। आपको ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, एग्जाम में टाइम सेव करना है, क्योंकि इंग्लिश में जितना टाइम आप बचा लोगे मैथ में वही कवर हो जाता है। 5 से 7 मिनट में अगर आप इंग्लिश कर ले जा रहे हो तो यही टाइम आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है मैथ में, क्योंकि मैथ टाइम ले ही लेती है। तो प्रैक्टिस कितना भी हो पर टाइम वो ले ही लेती है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम बचाना है, अदरवाइज़ जब आपके पास टाइम ना हो, जब आप एसटी दे रहे हो और इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो आप सारे ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे कैसे किया जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि सेंटेंस में जो कोई सेंटेंस स्टार्ट करेगा वो नाउन स्टार्ट करता है, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो पहले प्रोनाउन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है सेंटेंस को, अगर उसका नाउन आया है तो पहले नाउन आएगा देन प्रोनाउन आएगा, ये बात आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है, ईडियम की बात कर रहा है, पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है विक्ट्री हासिल करना, है ना, जीत हासिल करना, किसे बोलते हैं ना, पुल ऑफ द विक्ट्री, है ना, पुल ऑफ द सक्सेस, इसे बोलते हैं पुल ऑफ या पुल समथिंग ऑफ। सो ऑप्शन नंबर 9 होगा, इसका मतलब होगा मेक समथिंग हैपन, यानी कुछ ऐसा हो जाए जो जिससे कुछ हासिल हो जाए, उसे बोलते हैं पुल ऑफ, पुल समथिंग ऑफ, यानी कुछ जीत हासिल कर लेना, कोई सफलता पा जाना, है ना। टू पुल ऑफ अ बिजनेस डील, कोई बिजनेस डील में सफलता पा जाना उसे बोलते हैं। टू सक्सीड इन समथिंग उसे बोलते हैं पुल समथिंग ऑफ, किसी काम में सफल होना। तो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं। ड्रैग समथिंग फोर्सिबली, किसी को ज़बरदस्ती खींचना, ये भी नहीं। टेक आउट द कवर और लिड, मतलब कवर या लिड से बाहर करना, वो भी नहीं होगा। सो मेक समथिंग हैपन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पुल डाउन एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, किसी को विध्वंस करना, डिमोलिश वर्ड आपने सुन रखा होगा, पुल डाउन करना। पुल डाउन की एक इनफॉर्मल मीनिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी कभी आ जाती है। उसका मतलब होता है पैसे को एक मतलब एक स्पेसिफाइड वे में पैसा अर्न करना। जैसे मैं बोलूँ कि किसी की बंधी हुई सैलरी मंथली आ रही है तो उसे पुल डाउन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में, बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर में, मतलब एग्ज़ाम पेपर में नहीं, न्यूज़पेपर में आया है ये वर्ड इस सेंस में। तो मैंने मीनिंग बता दिया आपके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फाइंड करना है, यानी 10 नंबर फाइंड करना है, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे डिटेरियोरेट तरीके से ख़राब हो। बेसिकली ये जो वर्ड है गो टू द डॉग्स, इसका एंटोनिम आपने वर्ड पढ़ रखा होगा गो प्लेसेस। अगर आपने पढ़ रखा है तो गो प्लेसेस का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता पाना। गो प्लेसेस, गो प्लेसेस, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, गो प्लेसेस, PLACES, गो प्लेसेस को बोलते हैं सफलता पाना, है ना, सफलता पाना इसे बोलते हैं। टू प्रोग्रेस और टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, किसी चीज़ में सफल हो जाना उसे बोलते हैं गो प्लेसेस, और उसका एंटोनिम होता है गो टू द डॉग्स। बिल्कुल बताओ ना, डी के सेंस में यूज किया जाता है ना, किस सेंस में, डी के सेंस में, जैसे DECAY, डी के सेंस में यूज करते हैं गो टू द डॉग्स का। और हम गो टू द डॉग्स का यूज करते हैं जैसे कोई चीज़ कोलैप्स हो गई हो, है ना, उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेट होना, शॉकिंगली, बहुत ही अजीबो तरीके से ऐसा लग रहा है ये बर्बाद हो रहा है, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। गो टू द डॉग्स मतलब बोलते नहीं, बर्बाद हो जाना, सड़ जाना, इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं गो टू द डॉग्स। सो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। गो क्रेजी नहीं, पागल नहीं हो जाना। फेल मिजरेबली, हाँ ये हो सकता है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा वो फर्स्ट होगा। फेल मिजरेबली मतलब बहुत ही दुखद तरीके से असफल हो जाए, वो नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ही डीके होना, किसी चीज़ का सड़ना, किसी चीज़ का कोलैप्स हो जाना, ढह जाना, उसे बोलते हैं गो टू द डॉग्स। बर्बाद हो जाना जैसे बोलते हो आप, तो बर्बाद होना हिंदी में बिल्कुल सही हो जाएगा, गो टू द डॉग्स। वॉन्ट समथिंग बैडली मतलब ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक और इसका सही मीनिंग हो सकता है इंग्लिश में, टू बिकम रूइंड, है ना, टू बिकम रूइंड, बर्बाद हो जाना, एकदम तहस नहस हो जाना, गो टू द डॉग्स इसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिटेरियोरेट शॉकिंगली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है हमें सिनोनिम। सिनोनिम किसका, इनक्रॉस का। इनक्रॉस का मतलब क्या होता है, इनक्रॉस का मतलब होता है व्हेन यू यूज़ समथिंग मोर देन यू शुड, जब आप किसी चीज़ को अधिकता में यूज कर लेते हो, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा। जैसे सड़कों पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग, इधर खड़ी कर दी, इधर खड़ी कर दी, बीच में रास्ता आने जाने का नहीं रहा, उससे बोलते हैं इंक्रोचमेंट होते हैं ना, अतिक्रमण जैसे बोलते हो। तो मैंने सही तरीके से आपको बता दिया इंक्रोच का मीनिंग क्या है। इंक्रोच यहाँ पर वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका एंटोनिम हमका इसको सिनोनिम फाइंड करना है, यानी इसका पर्यायवाची फाइंड करना है इंक्रोच का।
तो इंक्रोच का पर्यायवाची यानी अतिक्रमण का पर्यायवाची यानी ज़बरदस्ती कहीं घुस जाना, उसे बोलते हैं। तो इंट्रूड वर्ड सुन रहे हैं आपने, लिखा होगा इंट्रूड, INTRUDE, इंट्रूड वर्ड उसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रेसपास आपने वर्ड सुन रखा होगा, ट्रेसपास इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्पिंज आपने वर्ड सुन रखा है क्या, IMPING, मैं वही वोकैब बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। बार्ज इन, आपको भी लग रहा होगा कि वही वोकैब बताई जा रही हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, बिल्कुल वही वोकैब बता रहा हूँ, एकदम रेलेवेंट टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। इन्वेड आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन्वेड है ना, ध्यान दीजिएगा, इन्वेड हो जाएगा। इनफिल्ट्रेट आपने वर्ड सुन रखा होगा, इनफिल्ट्रेट, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। इन्फ्रिंज आपने वर्ड सुन रखा होगा, इन्फ्रिंज। देखो ये कितने सारे वर्ड मैंने बता दिए, अगर आपको आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा नोट डाउन कर लीजिए। इसकी ईडीएम मैं बता देता हूँ, इनक्रोच की कभी कभी आ जाती हैं, है ना, अतिक्रमण के सेंस में ईडीएम पूछी जाती हैं। हालांकि हमें जो सिनोनिम फाइंड करना है वो सिनोनिम जो हो जाएगा इंट्रूड हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर 4 में। इग्नोर मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, किसी ऊपर नोटिस ना करना। फॉरगेट किसी को भूल जाना। डिसरिगार्ड किसी को इग्नोर करना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड सिनोनिम हो जाएंगे, डिसरिगार्ड या इग्नोर एक दूसरे के सिनोनिम है। अब हम बता रहे थे आपको कुछ ईडियम मुझे याद आए थे। हाँ, एक ईडियम इनक्रोच से संबंधित होता है, जैसे आपने सुन रखा होगा ट्रेड वंस, फिर से मैं लिख देता हूँ, याद है तो लिख दे रहा हूँ, ट्रेड ऑन समवंस टो, TOE है ना, टोज है ना, समवंस टोज, ट्रेड ऑन समवंस टोज इसे बोलेंगे। इसका भी मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं पैर एकदम पंजों का बल चुप 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 के जाते हो ना, तो उसे बोलते हैं अतिक्रमण करना, इस टाइप से। तो ये उसी सेंस में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। एक होता है स्टेप ऑन समवंस टोज, चाहे आप लिखो यहाँ पर ट्रेड ऑन समवंस टोज, चाहे आप लिखो स्टेप ऑन समवंस टोज, दोनों का मतलब है। एक और आपने सुन रखा होगा गेट क्रैश, इसका तो सिनोनिम हो जाएगा इनक्रॉच का, याद आ गया, गेट क्रैशर होते हैं ना, गेट क्रैश। हॉर्न इन ऑन, ये अच्छा है और पूछा गया है, पूछा जाएगा, CDS में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। हॉर्न इन ऑन का मतलब भी होता है सेम इनक्रॉच करना, किसी पर अतिक्रमण कर लेना कहीं पर, है ना। मसल इन ऑन तो बड़ी आसान तरीके से याद रखेगा कि जिसकी मसल पावर होती हैं वो कहीं भी अतिक्रमण कर सकता है, कहीं भी अपनी जगह बता सकता है, उसे बोलते हैं मसल इन ऑन, है ना। तो मसल इन ऑन, ये देखिए मैंने कई ईडियम बता दिए, 4 ईडियम बता दिए, 4 या 5 जो भी बताए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लिखा है द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज शी कैनॉट फाइंड हर मदर, बच्चा रो रहा है क्यों, क्योंकि वो अपनी मम्मी को नहीं पा पाया है, इसलिए बात कह रहा है, उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है, यहाँ पर शी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल देखते हैं। लिखा आ चाइल्ड इज़ क्राइंग, आ चाइल्ड हम लगा सकते हैं, अगर ये लगा देते कब तक, जब इतना ही सेंटेंस होता तब, है ना, लेकिन आगे उसका रीज़न दे रखा है, रीज़न जब दे रखा है दैट मीन्स वो डेफिनेट क्लास हो जाएगी, डेफिनेट बात हो जाएगी, डेफिनेट बच्चा हो जाएगा। अगर कोई नाउन डेफिनेट हो जाता है तो उस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ता है, बिल्कुल आर्टिकल दा लगी है, यहाँ पर आर्टिकल ए इनडेफिनेट होती है, आपको पता है ना, आर्टिकल ए जो है वो इनडेफिनेट होती है, वीकर फॉर्म होती है 1 की। तो यहाँ पर उसी सी के बारे में बताया गया ना, ये सी कौन है, यही चाइल्ड तो है, अगर ये सी यही चाइल्ड है तो ये चाइल्ड डेफिनेट हो गया, ये चाइल्ड अगर डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल दा लगा देंगे, बिल्कुल सही है। द चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए इज सही है, क्राइंग बिल्कुल सही है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, किसी के नॉट फाइंड हर मदर, वो अपनी मम्मी को नहीं पा पाया है इसलिए रो रहा है, बात बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। द चाइल्ड वर क्राइंग, क्यों, चाइल्ड के साथ वर्क कभी से आने लगा, बिल्कुल नहीं होगा। द चाइल्ड हैज़ क्राइड, बच्चा रो चुका है, ऐसा तो मीनिंग नहीं है, लॉजिकल हो जाएगा, यहाँ पर कैन नॉट लगा है, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बढ़िया ज़बरदस्त जिंदाबाद सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम में फाइंड करना है इंडिग्नेंट। अब इंडिग्नेंट का एंटोनिम क्या होता है, सबसे पहले इंडिग्नेंट का मीनिंग बताइए। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित होना। अब इंडिग्नेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव पूछा गया तो एडजेक्टिव ही आपको आंसर भी देना पड़ेगा। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, क्रोधित। क्रोधित के सिनोनिम सुन लीजिए, यानी इंडिग्नेंट के सिनोनिम सुन लीजिए। पहला तो एनॉयड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा,
पीव्ड हो जाएगा, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लीज्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब होता है खुश होना। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा देना, गुस्से में होना। तो एंटोनिम यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी और राइट आंसर। आंसर तो पता चल गया आपको। अब जरा सिनोनिम देख लीजिए, सुन लीजिए। एग्रीड वर्ड आपने सुन रखा होगा, एग्रीव्ड है ना, AGGRIEVD, ये पूछा गया है कई बार, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। रिजेंटफुल आपने वर्ड सुन रखा होगा, रिजेंटफुल, रिजेंटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसग्रंटल्ड आपने सुन रखा होगा, क्योंकि अक्सर ये जो हमारे लेबरर्स होते हैं वो डिसग्रंटल्ड के सेंस में ज़्यादातर यूज किया जाता है। डिसग्रंटल्ड, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, डिसग्रंटल्ड है ना, डिसग्रंटल्ड, ये भी वर्ड आपने सुन रखा होगा, डिसग्रंटल्ड। आपने डिसकंटेंटेड वर्ड सुन रखा होगा कि कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट और डिसकंटेंटेड का मतलब असंतुष्ट, तो वही इसी से बना है आपका, कोई टफ नहीं है ये, है ना। कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड हो गया इसका। आपने ऑफेंडेड वर्ड सुन रखा होगा, ऑफेंडेड ना, देखिए सब मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, मुझे लगता है सब आपको आता होगा। ऑफेंडेड हो गया। एनॉयड आपने वर्ड सुन रखा होगा, एनॉयड। अगर किसी को मेरी वोकैब सीट परचेज करना है या फिर डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ से फ्री पा सकता है, अदरवाइज़ मार्केट से पा सकता है, AP सर नाम से। वोकैब हर मंथली वोकैब आती हैं मेरी, और बहुत ही अच्छी वोकैब होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप और सिनोनिम सुन सकते हैं, पीव्ड है ना, पीव्ड। जितना ज़्यादा आप सिनोनिम आप वोकैब पोर्शन जितना भी मजबूत कर लेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे राइटर यही बोलते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज पर आप पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी वोकैब पर फोकस करो। तो मैं तो कहूँगा यही कि वोकैब पर फोकस ज़्यादा करिएगा। शैग्रिन आपने वर्ड सुन रखा होगा, शैग्रिन्ड है ना, CHAGRINED होता है, ये याद रखिएगा, शैग्रिन्ड हो गया। मिफ्ड कई बार ये पूछा गया है वर्ड, मिफ्ड है ना, मिफ्ड ओवर लगा देते हैं ना। राइल्ड वर्ड आपने सुन रखा होगा, राइल्ड, सॉरी RILED, राइल्ड वर्ड आपने सुन रखा है। ये बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए, इनमें से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया होगा, उसे बताना है। इंटरेस्ट बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, इसका मतलब होता है सौंपना, किसी चीज़ को सौंप देना। अब इंटरेस्ट के साथ 2 प्रपोजिशन आते हैं, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन 2 आते हैं। एक इंटरेस्ट समबडी, समझिएगा फिर से बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग होता है। इंटरेस्ट के साथ 2 प्रपोजिशन, इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग है ना, इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग हो जाएगा। और दूसरा इंटरेस्ट के साथ समथिंग टू समबडी होता है, याद रखिएगा। इससे अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा आप अपनी तरफ से। एनवॉय का मतलब क्या होता है ज़रा समझ लीजिए। एनवॉय का मतलब होता है दूत, जिसे बोलते हैं दूत, समझते हो ना, जो अम्बेसडर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, सरकार के एजेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट के एजेंट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं दूत है ना। तो डेलीगेट वर्ड आपने सुन रखा होगा, इसी का सिनोनिम हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, एम्बेसडर हो जाएंगे। एनवेलप की स्पेलिंग यहाँ पर गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। इंट्रीट का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, जिसे बोलते हैं याचना करना, याचना करना आपने सुन रखा होगा, याचना करना, गिड़गिड़ाना जिसे बोलते हैं। इंट्रीट का सिनोनिम मैं बता देता हूँ बड़ा अच्छा सा, बिसीच आपने सुन रखा होगा, बिसीच। और सबसे बड़ी बात है, बिसीच की सेकंड फॉर्म जो होती है बिसॉट होती है, BESOUGHT, ध्यान दीजिएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है इसकी। सप्लीकेट वर्ड आपने सुन रखा होगा, सप्लीकेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, SUPPLICAT, सप्लीकेट इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, इंट्रीट का। इंट्रीट का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी के सामने याचना करना, जिसे बोलते हैं ना। एनवलप की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल की गई। एनवलप की 2 स्पेलिंग होती है, देखिए इसमें जो डबल एल दे रखा है वो इसमें एक एल होता है। तो एनवलप की 2 स्पेलिंग होती है, एक होती है ENVELO, फिर से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। एनवेलप की 2 स्पेलिंग होती है, ENVELOP। एक तो ये होती है जो कि वर्ब बनती है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लिफाफे में रखना कुछ। और दूसरी होती है ENVELOPE, अगर ई है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा आपका नाउन, इसका मतलब हो जाएगा लिफाफा, और वहीं पर आपको ये रखना था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक की। द पैसेंजर्स वेटेड। अब वेटेड आपको पता है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन आता है अगर कोई नाउन आता है तो, लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया है, ऑप्शन में कोई नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो आएगा वो एडवर्ब आएगी।
अब देखिए द पैसेंजर्स वेटेड हाउ का आंसर दे रहा है ना, तो यहाँ पर फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव, लोकल ट्रेन आने का उसे वेट कर रहे थे ना, वेट किए थे। अब वेट किए थे मीकली, मीकली मीन्स होता है दब्बू तरीके से, दबे मन से, डरे हुए, ऐसा थोड़ा ना डरे हुए तरीके से वेट कर रहे थे या वेट किए थे, ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। हैस्टली मतलब बहुत ही जल्दबाजी तरीके से, उग्र तरीके से, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। कंसिडरेबली मतलब ये मानते हुए, ऐसा भी नहीं है। पेशेंसली बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही पेशेंसली बहुत ही धैर्यपूर्वक, हर कोई ये कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका? हारोइंग का। हारोइंग का मतलब होता है बहुत ही भयावह, दुखद, परेशान करने वाला। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके सिनोनिम जो हो जाएंगे वो अपैलिंग, वर्ड आपने सुन रखा होगा, अपैलिंग, APPALLING है ना, APPALLING, उसे अपैलिंग बोलते हैं। अपैलिंग मीन्स बहुत ही भयावह, दुखद। हार्ट रेंडिंग भी जैसे बोलते हैं, हार्ट रेंडिंग है ना, हार्ट रेंडिंग, हार्ट रेंडिंग भी बोल सकते हैं इसे, है ना। हार्ट ब्रेकिंग बोल सकते हैं, शॉकिंग बोल सकते हैं, हॉरिफाइंग बोल सकते हैं, सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम फाइंड करना है तो प्लेजेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि हारोइंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग यानी डरावा, भयावह, दुखद, और प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद। रेपिटेटिव का मतलब जो दोहराव होता है, वरिंग मतलब चिंता, स्ट्रेसफुल मीन्स चिंता, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोरेवर ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फिल इन द ब्लैंक अगर बात करना है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रिया हैज़ अ वेरी डैश, समझिएगा, प्रिया हैज़ यहाँ पर दे रखा है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, दैट मीन्स ये हैज़ पजेसिव केस में यूज किया गया है। अगर ये हैज़ पजेसिव केस में यूज किया गया है तो यहाँ पर नाउन भी है, बिल्कुल सही है। तो प्रिया हैज़ अ वेरी डैश नेचर, अब नेचर है नाउन तो इससे पहले एडजेक्टिव ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। अच्छा, उसका ऐसा नेचर है कि इवन वो अपने खुद के मम्मी पापा से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मदद करती, नहीं कुछ मतलब एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, इतनी मतलब क्या है। अब देखिए बायस्ड है, बायस्ड मीन्स होता है पक्षपात होना, पक्षपात होने से ऐसा है नहीं। डिसइंटरेस्टेड मतलब कि निष्पक्ष है, कोई ना तो पक्षपात है ना ही पक्ष में है, तो कुछ ऐसा नहीं है। इम्पार्शियल मतलब कि पक्षपाती ना होना, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट है, उसका नेचर बड़ा ही इंडिपेंडेंट तरीके से है, वो खुद पर अपना कमा ले रही है, इसलिए वो कोई भी फाइनेंशियल हेल्प अपने खुद के पेरेंट्स से भी नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नेचर की है ना, स्वतंत्र नेचर की है, वो खुद कमा ले रही है, खुद खाएगी, तो ये बड़ा अच्छा नेचर है। तो क्या हो जाएगा? प्रिया हैज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स कट फ्लावर्स, इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट, बताओ ना, फूल वाला बोलते हैं, फूल वाला, तो फ्लोरिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बॉटनिस्ट क्या होता है? वो वन हु स्टडीज प्लांट्स, जिसे बोलते हैं वनस्पति शास्त्री, उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट, वन हु स्टडीज प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी वन हु स्टडीज गार्डनिंग, वन हु एन एक्सपर्ट इन गार्डनिंग, इसे बोल सकते हैं। बागबानी जिसे बोलते हैं, बागबानी हो जाएगा हॉर्टिकल्चरिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि वन हु स्टडीज़ ह्यूमंस एंड देयर सोशल या फिर कस्टम्स, जो उनके कस्टम्स को, जो उनके व्यवहार को, जो उनके जो ह्यूमन की स्टडीज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी लॉजी वर्ड में आजकल रूट वर्ड पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो लॉजी वर्ड हमारा चल रहा है। फ्लोरिस्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, फूल वाला जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना हमें, कौन सा है इसमें? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विशियस का मतलब होता है खतरनाक, बहुत ही कंप्लीट नेगेटिव वर्ड है ना, जैसे बोलते हैं विशियस, खतरनाक, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। विकेरियस मीन्स होता है विचित्र, अजीबोगरीब, एडजेक्टिव है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कैलाउस का मतलब होता है संवेदनहीन, कठोर जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किए गए हैं तीनों। हीनस की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। हीनस का मतलब होता है जघन्य, और उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? HEINOUS हो जाता है, समझिएगा, स्पेलिंग यहाँ पर सही होगा, करना ध्यान से रखना। हीनस का मतलब होता है जघन्य, बहुत ही बारबैरिक, जैसे बहुत ही ओडियस बोल सकते हो, एट्रोसियस बोल सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है हमें सिनोनिम। अपैरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली जिसे बोलते हैं, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, तो अपैरेंटली का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सीमिंगली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है,
कंसिडरेबली मतलब कि ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक मात्रा में, उसे बोलते हैं ना कंसिडरेबली, कंसिडरेबल अमाउंट, तो कंसिडरेबली हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका कुछ भी नहीं होगा, मीनिंग में बता रहा हूँ। क्वेश्चनेबली तो नहीं होगा, प्रश्नवाचक तरीके से ऐसा नहीं। अनलाइकली, जिसकी संभावना ना हो होने की, ये तो कोई नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड करना, सॉरी हमें क्लोज टेस्ट देखना है। क्लोज टेस्ट में मैंने क्लोज टेस्ट करने के कई तरीके बताए हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ लिया करो अच्छे से, आपको पता चल जाती है। क्या पता चल जाएगा? पता ये चल जाएगा कि क्लोज टेस्ट की टोन कैसी है, क्लोज टेस्ट का टेंस कैसा है, आने वाले ऑप्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, टोन जैसी होगी वैसे ऑप्शन होंगे, ये बात पता चल जाती है। तो लिखा है इक्वानो वॉज बोर्न, इक्वानो कोई पर्सन है, इक्वानो वॉज बोर्न इन 17। हमें पता है, हमने बताया था क्लास के बारे में, बियर बोर बॉर्न के बारे में, तो हमने बताया था बॉर्न जो है वो पैसिव वॉइस में ही यूज की जाती है, वॉज या मतलब पैसिव वॉइस में यूज की जाती है ये वर्ड। तो इक्वानो वॉज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है नाइजीरिया, है ना, साउथ नाइजीरिया साउथ अफ्रीका पड़ता है, कहाँ पड़ता है देख लीजिएगा, मुझे लगता है वही पड़ता है, अचानक से याद आ गया। चाहे जहाँ भी हो। इक्वानो वॉज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया व्हेन ही डैश अबाउट 11, जब वो 11 साल का था ही होगा, जाहिर सी बात है, वाज है, हाँ बिल्कुल वाज ही होगा, क्योंकि आर तो होगा नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं की जा रही, वाज की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, तो आर नहीं होगा। वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर है, ही इसलिए नहीं होगा। इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। देखिए कितना आसान हो गया, तो वाज ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। व्हेन ही वॉज अबाउट 11, जब लगभग वो 11 साल का था। इक्वानो वॉज किडनैप्ड, ओहो उसे किडनैप्ड कर दिया गया, ओहो उसे किडनैप कर लिया गया, किससे किडनैप कर लिया भैया? इक्वानो वॉज किडनैप्ड एंड सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स हेडेड, अच्छा, और उनके द्वारा बेच दिया गया, जो गुलामों को बेचते थे, जो ट्रेड करते थे, समझिएगा। तो सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स, हेडेड के साथ प्रिपरेशन टू आती है, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई तो टफ बात नहीं है। हेडेड के साथ, हेडेड मतलब किसी तरफ, किस तरफ? वेस्ट इंडीज़ की तरफ, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हेडेड टू आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो क्या लेगा? इक्वानो वॉज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया व्हेन ही वॉज अबाउट 11, लगभग वो 11 साल का था। इक्वानो वॉज किडनैप्ड, और उसे किडनैप कर लिया गया, एंड सोल्ड टू स्लेव्स, और बेच दिया गया स्लेव ट्रेडर्स। स्लेव ट्रेडर्स मतलब वो होते हैं जो गुलामों की ट्रेडिंग करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं उनको, उसे बोलते हैं स्लेव ट्रेडर्स। हेडेड टू द वेस्ट इंडीज़, है ना। दो, यद्यपि ही स्पेंट, यद्यपि लिखा है, ध्यान दीजिएगा, दो से स्टार्ट होने सेंटेंस जो होते हैं वो कंट्रास्ट दिखाते हैं, यानी उनके पास जो बाद वाली क्लॉज होगी वो उसमें उनके अपोजिट बात कही गई होगी। दो ही स्पेंट अ ब्रीफ, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि उसने स्पेंट किया, क्या स्पेंट किया? ब्रीफ मतलब पर्याप्त, संक्षिप्त मात्रा में, क्या स्पेंट किया? देखते हैं ऑप्शन नंबर। दो ही स्पेंट अ ब्रीफ एज, एक काफ़ी एज नहीं, लाइफ एरा, युग नहीं, बिल्कुल युग नहीं, एक टाइम उस पर स्पेंड कर दिया, पीरियड स्पेंड किया, बिल्कुल सही है। एज नहीं स्पेंड किया, लाइफ भी स्पेंड नहीं किया, एरा तो युग को बोलते हैं, एक युग थोड़ा ना स्पेंड किया, उसको बेचा गया किडनैप करने में। तो लिखा है दो ही स्पेंट अ ब्रीफ पीरियड इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, है ना। मच ऑफ इक्वानोज टाइम, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इक्वानोज का टाइम, जो इक्वानो पर्सन भाई साहब थे, इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो क्या हुआ था? मच ऑफ इक्वानस टाइम कुछ भी यूज किया गया होगा, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा। फोर्थ में, 24 में, बड़ा ही आसान है। इक्वानस, मच ऑफ इक्वानस टाइम हैज़ बीन स्पेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेंटेंस सारा का सारा पास्ट में है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इज स्पेंट पास्ट में है, गलत हो जाएगा, ये प्रेजेंट में दे रखा है। स्पेंट केवल पास्ट में है, और वॉज स्पेंट पास्ट में है, दोनों पास्ट में है। अब ये वॉज स्पेंट पास्ट में है बट पैसिव फॉर्म में है, और ये स्पेंट प्रेजेंट पास्ट में है बट एक्टिव फॉर्म में है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो दैट मीन्स इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ आई स्पेंट लॉट ऑफ मनी, है ना, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पहले ही दे रखा है टाइम। अगर टाइम पहले ही ऑब्जेक्ट दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर यानी कि इसे पैसिव होना चाहिए, इसे पैसिव होना चाहिए, और जैसे ही इसे पैसिव होना चाहिए वो फिर वॉज स्पेंट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके है। मच ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम वॉज स्पेंट सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स एंड ब्रिटिश नेवी वेसल्स, अच्छा, उसका अधिकांश टाइम ये सब करने में गुजर गया। इन हिज सर्विस, अपनी सर्विस में, ऑन दीज व्हाट, ऑन दीज डेज होगा, क्या होगा देखते हैं। ऑन दीज व्हाट,
ऑन दीज इकोनो ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली ऑन दीज, हाँ जब वो अपनी सर्फशिप्स बिल्कुल लाइनर्स नहीं लगाएंगे। लाइनर्स क्या होते हैं? लाइनर्स नहीं, टैंकर्स भी नहीं, टैंकर्स की बात नहीं है, क्राफ्ट्स भी नहीं। यहाँ पर शिप्स बड़ा ही आसान वर्ड है शिप्स, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है शिप्स के बारे में ना। तो जब वो सर्विस शिप्स पे कर रहा था, इकोनो ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ही व्यापक तरीके से उसने ट्रेवल भी किया। ये सब बात की गई है इकोनो के बारे में। सो ये रहा हमारा CHSL 2020 का पहला सेट, जो कि स्टार्ट हुआ था पेपर 4 अगस्त 2021 को 3rd शिफ्ट में 3 to 4 PM में। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। अच्छे से रिवीजन करिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा। और भी लोगों तक बताइए कि अच्छे से सोल्यूशन दिया जा रहा है, थरोली सोल्यूशन दिया जा रहा है, एग्जैक्टली सोल्यूशन दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन दिया जा रहा है। बाकी चीज़ें आप समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।